नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। जब घूस कांड पर गिरे केजरीवाल के लिए दलील के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद होने लगे तो उन्होंने ईवीएम के एग्जिट गेट से बाहर निकलने का प्रयास किया। केजरीवाल को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए दिल्ली विधानसभा में लाइव डेमो की प्लानिंग की गई। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में बीजेपी की साजिश को डिकोड करने का दावा किया और यह साबित करने की कोशिश की कि यूपी और दिल्ली में बीजेपी की जीत ईवीएम की देन है। इसे केजरीवाल का ध्यान भटकाओ अभियान का हिस्सा माना जा सकता है, जिससे केजरीवाल को आज फौरी राहत मिली होगी। इतना संगीन जो जुर्म किया इन्होंने, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग उलूल जुलूल बातों में फंस रहे हैं। आज जो हमने देखा है, रोंगटे खड़े हो गए। कोड का इस्तेमाल कर किसी भी पार्टी के पक्ष में एक मुश्त मतदान कराया जा सकता है। ईवीएम में कोड डालते ही किसी खास पार्टी को सारे वोट ट्रांसफर होने लगते हैं। ईवीएम का मदरबोर्ड बदलकर वोटिंग में हेराफेरी की जा सकती है। सिर्फ 90 सेकंड में ईवीएम का मदरबोर्ड बदला जा सकता है। गुजरात चुनावों से पहले 3 घंटे के लिए ईवीएम मिल जाए तो बीजेपी एक भी बूथ पर नहीं जीतेगी। बीजेपी ने राजस्थान से ईवीएम मशीन मंगाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव छेड़छाड़ करना और बहुत बड़े स्तर के ऊपर छेड़छाड़ की जा रही है। ये देश के लिए बहुत कपिल मिश्रा के आरोपों पर हुए सवाल के जवाब में यहाँ भी बचकर निकल गए। सब झूठ है, सब झूठ है। आरोपों को झूठ बताकर चलते बने। यहाँ सवाल है कब तक केजरीवाल खामोशी की चादर ओढ़े रहेंगे। धीरे धीरे वो चादर मैली ही होती जाएगी, दाग गहरे ही होते जाएंगे। दिल्ली में पंकज जैन के साथ कपिल शर्मा, आज तक। खबरदार में अब हम केजरीवाल की चुप्पी का विश्लेषण करेंगे, जो लगातार गहरी होती जा रही है। आज दिन भर ऐसी चर्चा गर्म रही कि शायद विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल डंके की चोट पर आरोपों का जवाब दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल बोले जरूर, पर रिश्वतखोरी के आरोपों पर नहीं, ईवीएम की खामियों पर सवाल पूछे गए तो सिर्फ ये कहकर चलते बने कि सब कुछ झूठ है। केजरीवाल को आज नहीं तो कल कायदे से जवाब देना होगा, क्योंकि उन पर आरोपों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। मेरे पास सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल जी को अभी मालूम ही नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है। इनकम टैक्स को दिया 50 करोड़ 64 लाख, वेबसाइट पे लिख रहे हो 19 करोड़ 42 लाख, तो ये 30 करोड़ किधर उड़ गया? जंग जब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको मैंने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया था और वो चुप बैठे थे और बाद में मुझे पता लगा कि वो केजरीवाल से मिले हुए हैं। दोनों के बीच में पैसे का लेन देन होता है और केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन दोनों पैसों का लेन देन करते हैं। आप पर आरोपों की आईपीएल चल रही है। 2020 स्टाइल में आरोपों के शॉट्स लग रहे हैं। कभी बाउंसर, कभी गुगली, तो कभी यॉर्कर दागे जा रहे हैं। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का घातक प्रहार आज भी जारी रहा। कपिल मिश्रा ने सुबह सुबह केजरीवाल के नाम चेतावनी भरा पैगाम भेजकर दिन के मिजाज का संकेत दे दिया। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। कपिल मिश्रा का केजरीवाल घेरो अभियान आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद 3 पीले लिफाफे के साथ उनकी तस्वीरें सीबीआई मुख्यालय के अहाते में नजर आई। उन लिफाफों में केजरीवाल के खिलाफ शिकायतों का नया पुलिंदा था। कपिल मिश्रा ने सीबीआई से 3 किस्म की शिकायतें की हैं। सीबीआई के सामने कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ की कैश डील की डिटेल रखी। केजरीवाल पर नकद लेने का आरोप दोहराया। केजरीवाल के रिश्तेदार को 50 करोड़ की लैंड डील के डिटेल भी कपिल ने सीबीआई को दिए। कपिल मिश्रा ने आपके 5 नेताओं की फॉरेन ट्रिप की जांच की मांग रखी। आरोप लगाया कि दौरे जनता के पैसों से हुए। कपिल मिश्रा का दावा है कि फॉरेन ट्रिप में कुछ डील ऐसी हुई जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आती है। कपिल मिश्रा केजरीवाल के खिलाफ एक दिन में 211 शिकायतें मिलने का दावा भी कर रहे हैं। सीबीआई को वो शिकायतें बताई गई। चिंताजनक है और देश से जुड़ा हुआ मामला है।
आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के द्वारा विदेश यात्राओं की, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन पिछले 2 सालों में दुनिया के कौन कौन से देशों में गए हैं, वहाँ कहाँ रुके हैं, किसके खर्चे पे गए हैं, इसका पैसा कहाँ से आया और क्या क्या किया, ये डिटेल सार्वजनिक होने चाहिए। अगर कल सुबह तक सार्वजनिक नहीं होते हैं तो मैं अनशन पर बैठूंगा। केजरीवाल पर आरोपों की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कई दूसरे फ्रंट से भी हुई। आज ही ये खबर भी आई कि आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी को मिले 2 करोड़ रुपए के चंदे को मानने से इनकार कर दिया। आयकर विभाग ने 2015 में आम आदमी पार्टी को मिले 2 करोड़ रुपए को नॉन टैक्सेबल मानने से इनकार कर दिया। 2 करोड़ की रकम आम आदमी पार्टी को 4 कंपनियों से मिली थी, जो कि फर्जी पाई गई। आयकर विभाग ने जांच में इन चारों कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाया। 2 करोड़ की रकम 4 किश्तों में ड्राफ्ट के जरिए दी गई थी, जिस पर अब आम आदमी पार्टी को टैक्स देना पड़ेगा। सुचिता का जो सबसे बड़ा जो है चोगा पहनकर घूम रहे थे, सुचिता के नाम पर राजनीति प्रारंभ की थी। अपने भ्रष्टाचार का तो जवाब दो इस देश को। अब तो बच्चा बच्चा ये पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल, तुमने ईमानदारी के नाम पर हमको बहकाकर रामलीला मैदान में बुलाया था, अब तुमसे ज्यादा कोई बड़ा बेईमान हमारे को देश में दिख नहीं रहा, तो इसका जवाब हमें चाहिए। ये देश वाले जवाब मांग रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ चंदा चोरी के चंद ताजा आरोप बीजेपी भी लेकर आई। ये नया मामला चंदे की रकम अलग अलग बताने का है और ये साबित करने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी चंदे में बहुत कुछ काला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50 करोड़ 64 लाख रुपया प्राप्त हुए बताने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने वेबसाइट पे डालते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है 19 करोड़ 82 लाख। अब मैं सोच रहा हूं कि ये जो बाकी का जो लगभग 30 करोड़ रुपया था वो किधर उड़ गया? क्या जो उड़ा वही 2 करोड़ के रूप में तुम्हारे आंगन में बरस रहा है, जिसको कपिल मिश्रा ने देखा है? अगर ये आरोप सही है तो इसका मतलब यही है कि सत्ता और सिस्टम को आमूल बदलने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी भी सिस्टम के ढीले पुर्जे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। दूसरी पार्टियों से वो भी अलग नहीं, वो आम पार्टी है, आम आदमी के लिए है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में रोहित मिश्रा के साथ चिराग गोठी, आज तक। खबरदार में अब केजरीवाल पर लगे उन ताजे आरोपों का विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से उनके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा काफी मोटा होता जा रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि केजरीवाल पैसे लेकर कारोबारियों का टैक्स माफ कर देते हैं। आज हमने केजरीवाल के साड़ू पर फर्जी बिल के जरिए सरकारी ठेके में करोड़ों की पेमेंट लेने के आरोप का भी रियलिटी चेक किया। केजरीवाल पर आरोपों की चौतरफा चढ़ाई में छूट दे दी। जब मुझे जो वैट पेमेंट्स नहीं की थी और उनकी प्रोसिक्यूशन चल रही थी, तो मुझे लिस्ट मिला, उसमें एक कंपनी था जिसको एग्जेम्प्ट किया गया। तो जब मैंने जांच किया तो पता लगा कि केजरीवाल ने उसके दस्तखत से इनको छूट मिली है। केजरीवाल के साधु सुरेंद्र बंसल को लेकर हुए कुछ खुलासे भी केजरीवाल की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। आरटीआई की जानकारी से यह पता चला है कि केजरीवाल के साधु ने दिल्ली में नाले के कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया। दिल्ली सरकार ने केजरीवाल के साधु की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया। रेणु कंस्ट्रक्शन ने महादेव इम्पैक्ट्स नामक कंपनी से सामान खरीदने का दावा किया। खरीद के आधार पर ही रेणु कंस्ट्रक्शंस ने सरकार से पेमेंट भी ले ली, लेकिन सेल्स टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में महादेव इम्पैक्ट्स कंपनी है ही नहीं। महादेव इम्पैक्ट्स ने ना तो कोई माल खरीदा, ना ही माल बेचा, यानी कि कारोबार सिर्फ कागजों पर हुआ। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि केजरीवाल के स्वर्गवासी साधु ने दिल्ली सरकार को करोड़ों से ज्यादा का चूना लगाया, वो भी एक ऐसी फर्म का बिल देकर के जो फर्म सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में अभी तक है ही नहीं। अब ये जांच का विषय है, देखना होगा कि इसकी जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। सुरेंद्र बंसल की मौत हो चुकी है, लेकिन कपिल मिश्रा केजरीवाल पर अपने साधु को फायदा पहुंचाने का लगातार आरोप लगाते रहे। छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम
सत्येंद्र जैन जी ने किया अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। केजरीवाल पर आरोपों की फांस मजबूत होती जा रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनका मौन टूटने का नाम नहीं ले रहा। सोनीपत से रामकिंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। वक्त भारत का वो किस्सा तो आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की कला मां के गर्भ में रहते हुए सीख ली थी। जब अर्जुन पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का तरीका बता रहे थे, कई लोग इस किस्से को पौराणिक कथा मानकर गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अगर माता पिता चाहे तो उनका बच्चा उनके मन मुताबिक गुण और संस्कार लेकर पैदा हो सकता है। यह दावा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का, जिसके मुताबिक आप गर्भ से ही अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। हर दंपत्ति का सपना होता है कि उनका होने वाला बच्चा संस्कारी हो, गुणवान हो, शूरवीर हो। यह खबर ही ऐसी ही इच्छा रखने वाली दंपत्तियों से जुड़ी। सांवले माँ बाप का बच्चा दूध सा गोरा हो सकता है। माँ बाप छोटे कदकाठी के हों तो क्या उनके बच्चे का कद लंबा हो सकता है? माँ बाप का आईक्यू लेवल कितना भी कम क्यों ना हो, उनका बच्चा आइंस्टीन जितना बुद्धिमान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या कोई इस बात की गारंटी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेल्थ विंग आरोग्य भारती से जुड़े गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का दावा है कि संस्कारी संतान के इच्छुक बस एक बार मिल तो लें। गर्भ संस्कार कोई आज का विषय है या आज से किया, ये नहीं था। ये था हमारी प्राचीन परंपराओं से था। ये हमारे पास ज्ञान, हम कुछ हमारे ज्ञान को ही हम भूल गए हैं। जैसे मैं बात करूं कि भाई जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई अभिमन्यु ने ज्ञान जो प्राप्त किया था, चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो गर्भावस्था में किया था। तो वही गर्भ विज्ञान है कि जिससे हम ये है कि भाई ज्ञान देने की प्रक्रिया तो गर्भावस्था से हो सकती है। मनचाही संतान पाने के इच्छुक दंपतियों के लिए संघ प्रायोजित ये प्रोग्राम आरोग्य भारती नामक संस्था ने गुजरात में 10 साल पहले शुरू किया था। साल 2015 में इसका विस्तार करते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश में 10 ब्रांच खोले गए। जल्द ही इसकी शाखाएं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी खोल दी जाएंगी। संस्था का लक्ष्य है कि साल 2020 तक देश के हर राज्य में गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो। डॉक्टर करिश्मा नरवानी आरएसएस के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय संयोजक हैं। वो कहती हैं कि आयुर्वेद में दिए नुस्खों से देश की जनरेशन नेक्स्ट को श्रेष्ठ बनाना उनका लक्ष्य है। जैसे कोई भी सोचे कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को श्रेष्ठ बनाना है, तो वो सोचने का अधिकार तो सबको है। सब अच्छे अगर हैं तो वो अपने विचार से श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठता की ओर जाना चाहते हैं, तो उसमें तो उसकी पहल जरूर आरएसएस ने की है। हाँ, क्योंकि जैसे ये गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने इस पर अनुसंधान का काम किया। आयुर्वेद में गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये जामनगर की एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ आयुर्वेद के वैद्य जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद में ये सिद्धांत एक्चुअल दिए गए हैं। और जैसे गांधीधाम में केंद्र बना, सूरत में केंद्र बना, तो यही सोचकर बना कि ये हम शिक्षण का काम है वो गर्भ से करें और अच्छी सुसंस्कृत जनरेशन जो शिक्षण वाली जो है वो हम अच्छी संतान ला पाए। मनचाहे गुणों वाले बच्चों के जन्म की गारंटी लेने वाले गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र इच्छुक दंपतियों को 3 हिस्सों वाला प्रोजेक्ट देता है। पहले चरण में प्रेगनेंसी से लेकर 3 महीने तक आयुर्वेद के मुताबिक नाड़ी शुद्धि और देह शुद्धि जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं। दूसरे चरण में ग्रह नक्षत्रों की चाल ढाल देखकर गर्भाधान के लिए एक निश्चित तारीख तय की जाती है। तीसरे चरण में गर्भावस्था के दौरान मां को दिए जाने वाले आहार पर पूरा ध्यान दिया जाता है। गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का दावा है कि इस प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाले बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा। गर्भ से पूर्व की अवस्था से शुरू करना पड़ेगा। इसके 4 स्टेप हैं। भाई एक तो गर्भावस्था पूर्व संस्कार, यानी माता पिता के बीज को ही उत्तम बनाने की प्रक्रिया। और दूसरी बात आती है कि गर्भ का कब आधान हो, गर्भ का स्थापन, तो उसके लिए भी है सिद्धांत। आयुर्वेद में बताया गया है कि भाई कुछ बताया गया कि जब अच्छी आत्मा को लाना है तो उसके लिए समय भी अच्छा होना चाहिए। फिर आती है गर्भावस्था, तो जिस समय पे जो जो अवयव बन रहे हैं उसको कौन से तत्व चाहिए, तो उसी के अनुसार उसका आयोजन करना। जैसा माँ का मन रहता है वैसे ही गर्भ का मन बनता है।
तो उस समय वो माँ का मन कैसा रहे, तो उसके लिए पूरा प्लान कि भाई वो क्या सोचे, क्या पढ़े, तो उसके मन को प्लेजेंट रखा जाए, वो प्रसन्न चित्त रहेगी तो गर्भ का विकास उत्तम होगा। यानी इस प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को संस्कारी और होनहार बनाने के लिए माँ बाप को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि बच्चा गर्भ से ही सब कुछ सीख कर पैदा होगा। डॉक्टर हितेश जानी आरोग्य भारतीय संस्था के नेशनल कन्वीनर हैं और जामनगर में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पंचकर्म विभाग के प्रमुख भी हैं। वो कहते हैं कि हिंदू शास्त्रों में जिन कस्टमाइज्ड चाइल्ड यानी उत्तम संतान का जिक्र होता है, उनकी संस्था ऐसे उत्तम संस्थानों के इच्छुक दंपतियों की इच्छा पूरी करने में मदद करती है। कुल मिला के 450 दंपति इसमें शामिल हुए और उनके बच्चे जन्मे हैं, बहुत स्वस्थ। और आप देखिए उनकी हमारी जो वेबसाइट है उसमें भी हमने उस दंपतियों के, उस माँ बाप के जिनके बच्चे अच्छे और स्वस्थ समृद्ध जो बच्चे हैं उनके उन्होंने टेस्टिमोनियल दिए हैं। तो इस प्रकार से 10 साल से हम काम कर रहे हैं। संघ संचालित वेद गर्भ संस्थान का दावा है कि प्राचीन आयुर्वेद गर्भ संस्कार तकनीक सबसे सुरक्षित और दुनिया में प्रेगनेंसी की बेहतरीन तकनीक है। दावा है कि गर्भ विज्ञान संस्कार से जन्मा शिशु दूसरे बच्चों के मुकाबले जल्दी बोलने और चलने लगता है। गर्भ विज्ञान संस्कार से जन्मे शिशु में क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास, साहस, प्यार और प्रसन्नता के गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। गर्भ विज्ञान संस्कार से जन्मा शिशु मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से परफेक्ट होता है। इतना ही नहीं, जन्म के वक्त बच्चे का वजन भी औसत से ज्यादा होता है और माँ को लेबर पेन भी नहीं होता। आपका बच्चा कैसे गर्भ में स्वस्थ रहेगा, उसको जन्म से विकृतियां आ रही है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर आज फैल रहे हैं, डायबिटीज फैल रहा है, तो उसके हिसाब से जब बीज शुद्ध होगा तो बीज जब शुद्ध होगा और फिर 9 महीने की जो परवरिश होगी वो बराबर होगी, तो फिर बच्चा अच्छा आने वाला ही है। गुजरात के जामनगर में हितेश जानी ऐसे दंपतियों को काउंसलिंग देते हैं जो वेद पद्धति से अपने बच्चे को जन्म देने के इच्छुक होते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और कई अन्य शहरों में काफी सारे दंपति अपना इलाज करवा रहे हैं। आप जैसी संतान चाहते हो, मतलब जिसे गुणों वाली, इच्छित गुणों वाली संतान अगर आप चाहते हो तो उसको गर्भधान से पूर्व 4 मास से ही इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें शरीर शुद्धिकरण होता है। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को योग और शास्त्रों, यज्ञ, मंत्र, पढ़ाई, उसके साथ सभी बातों को जोड़ के एक ऐसी संतति को दुनिया में लाया जाता है कि जिसके गुण आप चाहते हो वैसी ही हो। आरएसएस के हेल्थ विंग आरोग्य भारती के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आयुर्वेद के जरिए मनचाहे बच्चों को जन्म देने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब भारत में भी इसे सफल और लोकप्रिय बनाने का बीड़ा आरोग्य भारती ने उठाया है। जामनगर से दर्शन ठक्कर और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गर्भ विज्ञान संस्कार प्रोजेक्ट के विरोधी ये कह सकते हैं कि बच्चा अपनी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है, लेकिन इस कहावत को विज्ञान बहुत पहले खारिज कर चुका है, क्योंकि तमाम रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि बच्चा अपनी मां के पेट में बहुत सी बातें सीखने और समझने लगता है। इससे जुड़ी कुछ स्टडी रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। आयरलैंड की बेलफास्ट यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक प्रेग्नेंट महिला जो कुछ खाती है वो खून में मिलकर बच्चे तक पहुंचता है और मां के स्वाद की आदत बच्चे को लग जाती है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भ में पलने वाले बच्चे को सुनाई देता है। गर्भावस्था के दौरान मां अगर कोई मंत्र या गाना गुनगुनाए तो बच्चे के दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं। स्टडी के मुताबिक अगर मां गर्भावस्था के दौरान कोई गाना गुनगुनाए तो जन्म के बाद उस गाने को सुनकर बच्चा शांत हो जाता है। लैंकेस्टर और डरहम यूनिवर्सिटी की स्टडी में यह बात साबित हुई है कि मां के तनावग्रस्त होने पर बच्चा परेशान होता है और गर्भ में हरकत करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी की स्टडी में यह भी साबित हुआ है कि गर्भ में 24 हफ्ते का बच्चा मुस्कुराना सीखने लगता है और 36वें सप्ताह में उसकी भौं भी चलने लगती है। इसीलिए दुनिया भर के डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को नसीहतें देते हैं कि ये न खाओ, वो न पियो, ऐसा न करो, वैसा न करो, वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। यानी इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि बच्चा बहुत कुछ अपनी मां के पेट से सीख कर आता है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे के संस्कारों और गुणों को मां के पेट में विकसित किया जा सकता है। यही काम गर्भ विज्ञान संस्कार प्रोजेक्ट के तहत करने का दावा आरएसएस की हेल्थ विंग आरोग्य भारती कर रही है। लेकिन संस्कारी बच्चा एक तरफ है, बेटे बेटी का फर्क दूसरी तरफ है।
बेटा होने की गारंटी इच्छुक दंपत्ति एक बार मिल तो लें, ये लाइनें अक्सर आपने हाईवे पर, खेतों में, दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी देखी होंगी, जिसके जरिए झोला छाप डॉक्टर, तांत्रिक, बंगाली बाबाओं का धंधा चमकता है। कई बार बेटे के ख्वाहिशमंद दंपत्तियों को परिवार के बड़े बूढ़े भी बेटा होने की ट्रिक समझाते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में BAMS यानी आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी के बैचलर कोर्स के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है कि बेटा कैसे पैदा करें। यानी अब अगर डॉक्टरी की डिग्री लेने वाले पढ़े लिखे डॉक्टर भी अपने मरीजों को बेटा पैदा करने के नुस्खे लिख कर दें तो क्या कहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटा पैदा हो तो उत्तर दिशामुखी बरगद के पेड़ की पत्तियां, उड़द दाल और सरसों के दानों को पीसकर दही में मिला लें। अब इस मिश्रण का सेवन करें। बेटे की चाहत रखने वाले दंपत्ति के लिए यह नुस्खा किसी बाबा ने नहीं सुझाया। यह नुस्खा महाराष्ट्र में मेडिसिन एंड सर्जरी की बैचलर कोर्स यानी BAMS के सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें देश के भावी आयुर्वेद डॉक्टरों को बेटा पैदा करने की तकनीक के बारे में पढ़ाया जा रहा है। किताब में बताया गया है कि नर भ्रूण तैयार करने की प्रक्रिया को पूसनवान कहा जाता है। जो महिलाएं बेटा चाहती हैं, उन्हें गर्भ धारण करने से पहले इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। किताब में आगे बेटा पैदा करने की कई तकनीकों के बारे में बताया गया है। बेटे की इच्छा रखने वाली महिलाओं को सोना, चांदी और लोहे के 2 पुरुषों की छोटी मूर्तियां बनानी होंगी। इसके बाद उन्हें भट्टी में झोंक कर पिघलाना होगा और पिघले हुए पदार्थ को दूध, दही या पानी में मिलाकर पुष्प नक्षत्र की शुभ घड़ी में पीना होगा। जानकारी के मुताबिक BAMS कोर्स में शामिल बेटा पैदा करने का यह नुस्खा चरक संहिता से लिया गया है, जिस पर सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता गणेश बोरहाडे की नजर पड़ी। भारत भर में BAMS के जो सिलेबस है, तृतीय वर्ष आयुर्वेदाचार्य करके, उसमें चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में शूद्र जात वर्ण व्यवस्था ऐसा कुछ लिखा हुआ है और उसमें पूषण विधि करके जो विधि है, उस विधि में अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए होगी तो आप क्या करना चाहिए, उसका एक प्रोसीजर बताया हुआ है। डॉक्टरी की किताब में बेटा पैदा करने के नुस्खे पर आयुर्वेद समर्थक पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद में जड़ी बूटी के बारे में नहीं बताया जाएगा तो फिर क्या बताया जाएगा। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि लड़का और लड़की में भेद करने का कोई नुस्खा इस देश में मान्य नहीं है। BAMS डिग्री प्राप्त डॉक्टर न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे शहरों में प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेद को तवज्जो देते हैं। ऐसे में अगर मेडिसिन स्टूडेंट को ये सब पढ़ाया जाएगा तो समाज की मदद सिर्फ भगवान कर सकता है। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। अगले सत्र तक इस विवादित हिस्से का किताब से बाहर होना संभव भी नहीं लगता। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। सच ही तो है, जब डॉक्टरी के कोर्स में बेटा पैदा होने के दकियानूसी नुस्खे याद करवाए जाएंगे तो मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। बच्चे के इच्छुक दंपत्तियों से हमारी बस एक ही अपील है, ऐसे नुस्खों के जरिए अपना धंधा चलाने वाले लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। बच्चे का लिंग कोई भी हो, उसके संस्कार अहम है। खबरदार में अब हम आपको बिहार में आंधी तूफान से मची तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसकी वजह से बिहार के कई राज्यों में भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। आज तेज आंधी तूफान का कहर टूटा बिहार में, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस तूफान से पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, लखीसराय और कैमूर से सटे जिलों में भारी नुकसान हुआ है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।